This conference will now be recorded. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन। तो आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो क्रेडिट रिस्क है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन कि व्हाई क्रेडिट रिस्क एंड व्हाई नॉट समथिंग एल्स। ओके, वी कुड हैव टॉक्ड अबाउट मार्केट रिस्क आल्सो। ओके, बट अगर हम लोग जो एफआरएम का करिकुलम भी देखते हैं या फिर जो ब्रॉडर लेवल पे एक बैंक वर्क करता है, ओके, सबसे कोर रिस्क जो बैंक को फेस होता है वो होता है आपका क्रेडिट रिस्क। व्हाई? ओके, ये आपको as a business या as a risk analyst, as a risk professional आपको clearly identifiable होना चाहिए। ओके, कि हम लोग क्रेडिट रिस्क जब बोल रहे हैं वो बैंक के लिए सबसे कोर रिस्क है। ओके, क्यों? ठीक है, तो बैंक एकदम सिंपल तरीके से क्या करता है, बैंक है ना, बीच में बैठा है, वो जाता है इन द मार्केट। ओके, वो कुछ ऐसे लोगों से ओके पैसे लेता है, पैसे उठाता है मार्केट के अंदर, जो हु आर सेवर्स। सेवर्स मतलब हम जैसे लोग। ओके, जो लोग क्या करते हैं, जो लोग सेव करने में विश्वास रखते हैं। ओके, सो बैंक क्या करता है, उनसे पैसे लेता है। ओके, सपोज बैंक उनसे पैसे उठा रहा है एवरेज 3% के। ओके, और वो पैसे वो ऐसे लोग को देता है, ओके, हु आर, आई कैन से देम एज इनोवेटर्स और somebody who are risk takers. इसका सिंपल एग्जांपल वुड बी बिजनेस। सो बिजनेस नीड्स मनी टू ग्रो। ओके, तो बैंक क्या करता है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है उनसे पैसा लेता है और बिजनेस को लाके पैसा देता है, और उसमें सपोज वो बिजनेस को चार्ज कर रहा है 7%। आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल। तो बीच का जो गैप है, जो 4% है, okay, वो 4% एक्चुअली वो बैंक ने कमाया। ठीक है, तो बैंक इज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इज अ ब्रोकर बिटवीन somebody who has a money and somebody who needs money. ओके, तो 4% का ब्रोकरेज कमाया। अब सोचो कि बैंक ये पूरे खेल में से पैसा यहाँ से वहां कर, अगर कल उठ के बिजनेस पैसा नहीं दे पाता, पैसा रिटर्न नहीं कर पाता जो भी प्रॉमिस किया, तो अल्टीमेटली ये सेवर्स को, जिन्होंने पैसा बैंक को प्रोवाइड किया, उनको तो पैसा देना ही है, राइट। अब ये सेवर्स जो है, इन्होंने शायद बैंक में एफडी फिक्स्ड इनकम खोल के रखा है, राइट, या फिर सेविंग अकाउंट खोल के रखा है, या दूसरे और ऐसे स्कीम्स में पैसा डाला है जिसके थ्रू बैंक के पास पैसा आ रहा है। ओके, तो बैंक के अंदर एक बहुत ही सिंपल तरीके का लॉजिक यूज होता है, जिस कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के कासा, ये बैंक बहुत अच्छे से फॉलो करता है, बिकॉज ये इस सोर्स से जो पैसा आता है उसमें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, तो बैंक के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम मनी है, जो वो जाके किसी को लेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस 7% पे किया। अब बिजनेस अगर पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो सेवर्स को पैसा मिलेगा कैसे वापस? okay? तो वही पे पूरा का पूरा जो गेम है वो है आपके क्रेडिट रिस्क। दैट मींस बैंक जो है वो बीच में बैठा है, वो क्रेडिट रिस्क लेता है कि एक पार्टी जिसको मैंने पैसा दिया हुआ है, अगर वो नहीं रिटर्न कर पाता है तो आई स्टिल हैव टू गो एंड पे टू दोस पीपल सेवर्स जिनसे मैंने पैसा लिया था। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा खेल वहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, दैट इज द अल्टीमेट आइडिया फॉर द बैंक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट रिस्क, तो क्रेडिट रिस्क को अभी जो मैं पढ़ रहा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो एकदम बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग था। मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन और ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क जनरली कहाँ से आता है कि मैंने किसी को कुछ पैसा दिया, उस तो सामने वाला पर्सन जो है उसने डेट लिया, ओके, और वो उस डेट के ऊपर डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट हो गया मतलब इन द सेंस ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेक द पेमेंट, तो मुझे पैसा नहीं मिलने वाला एज अ बैंक। ओके, सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क है। ओके, तो अब मैं उसको एकदम क्लियरली बहुत ही अच्छे डेफिनेशन में बताऊं तो यहाँ पे लिखा हूं, काइंडली रीड दिस पार्ट। Risk of loss that occurs from the failure of any party, okay, जिसने अग्रीमेंट में कुछ अग्री किया था वो अग्रीमेंट फॉलो नहीं कर पा, तो वो उनके लिए एक रिस्क है, बैंक के लिए रिस्क है। ओके, इसका सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जांपल विजय माल्या टेकिंग मनी फ्रॉम एसबीआई, नॉट एबल टू रिटर्न 5000 करोड़ रुपीस। ओके, सो वो आपका एक रिस्क है। ऑब्वियसली बैंक विल टेक लॉट ऑफ स्टेप्स टू मेक श्योर कि वो लॉस नहीं हो।
कि दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये रिस्क हो सकता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द रिस्क, तो हमारे पर्सपेक्टिव में सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि अगर ये रिस्क हुआ तो मुझे लॉस कितना होगा, ओके? इसलिए हम उसको जब बुक के डेफिनेशन पे जाए या रिस्क मैनेजमेंट के पर्सन डेफिनेशन में जाए, इट इज कॉल्ड एज लॉस सिवियरिटी। लॉस सिवियरिटी सिंपली मींस कि अगर वो इंसिडेंट हुआ जहां पे सामने वाला कंसर्न पार्टी मुझे नहीं दे पा रहा है पैसे, तो मेरा कितना लॉस होने वाला है, ठीक है? दैट इज लॉस सिवियरिटी। अगर वो क्रेडिट इवेंट हुआ, ठीक है, वो डिफॉल्ट हुआ, तो मुझे कितना लॉस होगा। अब इसको बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। सपोज देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सुजलॉन, ओके? सुजलॉन विंड एनर्जी में बिजनेस में है, विंड मिल्स बनाती है, और उसने बहुत सारा डेट लेके रखा है, लोन लेके रखा है, इशूइंग अ बॉन्ड, ओके? अब वो जब उसने बॉन्ड इशू किया तो वो बॉन्ड इशूअर हो गया, ठीक है? उसने पैसे ले लिए, उसने अपने प्रोजेक्ट्स में पैसे डाले, और फिर जब पैसा रिटर्न करने का टाइम आया, तब शायद सुजलॉन इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड इशूअर के पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है कैश की, राइट? तो बॉन्ड होल्डर क्या सोचेगा कि मेरा कितना लॉस हो सकता है, व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ लॉस दैट आई कैन सी, ओके? सो दैट विल एंटायरली समराइज द क्रेडिट रिस्क। नाउ क्रेडिट रिस्क के अंदर, ओके, क्रेडिट रिस्क के अंदर, ओके, बहुत सारे डेफिनेशंस भी आते हैं, बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो आपको रिपीट दिखेगा, हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले बैंकरप्सी और डिफॉल्ट रिस्क। अब ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, बैंकरप्सी या फिर डिफॉल्ट, ठीक है, आइडियली कैसा होता है कि अगर आप बुक के डेफिनेशन को देखो तो बैंकरप्सी अलग चीज होती है, डिफॉल्ट अलग चीज है, ठीक है? मैं अभी के लिए एक ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको उसका बाइफरकेशन भी बताऊँ, ठीक है? सो डिफॉल्ट रिस्क में आइडियली क्या होता है कि मैंने सपोज किसी से लोन लिया, ठीक है, उसके साथ एग्रीमेंट किया, और मैं उसके पेमेंट पे डिफॉल्ट हो गया, मतलब मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ उसको, ओके? तो वो मेरा एक डिफॉल्ट रिस्क ट्रिगर हो जाता है। तो रीड दिस फर्स्ट पार्ट कि मैंने जो प्रॉमिस पेमेंट था या रिपेमेंट करना था, वो प्रॉमिस रिपेमेंट में नहीं कर पाया, दैट इज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑफ रिपेमेंट रिस्क, ओके? रीड द फर्स्ट 2 lines. ओके, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लाइन पढ़ लिया है, ओके? व्हिच इज गिविंग यू एन आइडिया कि डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है या बैंकरप्सी रिस्क क्या होता है, ठीक है? अब इसका मैं क्लियर डेफिनेशन बता देता हूं, जो बहुत लोग बुक्स में आपको बुक में अब आपको दिखेगा, ओके? जब मैं बैंकरप्सी रिस्क बोल रहा हूं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम एन होम लोन पर्सपेक्टिव। सपोज मैंने होम लोन लिया था किसी बैंक से, ओके? आई हैव टेकन अ होम लोन फ्रॉम अ बैंक, सपोज HDFC बैंक, ओके? और मुझे EMI पे करने पड़ेंगे फॉर एवरी पर्टिकुलर टाइम। अगर सपोज मैंने एक पेमेंट मिस किया, EMI का लोन का एक पेमेंट मिस किया, तो बैंक उसको देखता है एज अ डिफॉल्ट, ओके? इसको एक और चीज, एक और वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज होता है व्हिच इज डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंट हो गया, जो बोरोवर था वो डेलिंक्वेंट हो गया, मतलब उसने एक मिस कर दिया पेमेंट, ओके? ठीक है, दैट इज इन अ वेरी टेक्निकल टर्म डिफॉल्ट। लेकिन जब मैं बोलता हूँ बैंकरप्ट हो गया, तो मैं HDFC को जाके बोल रहा हूँ कि आई डू नॉट हैव मनी टू पे बैक योर लोन, समझ रहा है? बैंकरप्सी मतलब एंड हो जाता है, ठीक है? तो ये एक सटल डिफरेंस है जो बहुत जगह पे आपको दिखेगा, ओके? यहाँ पे मैंने उसको ब्रॉड लेवल पे एक ही कंसीडर किया है, ओके? नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अगर अगर बैंक आपको लोन दे रहा है और उसको लग रहा है कि देयर इज हाई चांस दैट यू माइट डिफॉल्ट बिकॉज़ यू आर अ रिस्की प्रोपोर्शन, ओके? आपके पास रिस्क प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, आपका प्रोफाइल बहुत रिस्की है, तो ऑब्वियस बात है कि बैंक विल चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? इसका मतलब क्या है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में एंटर करना चाहते हो जहां पे रिस्क ज्यादा है, तो वेरी वेरी सिंपली आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे रिटर्न भी ज्यादा मिले, ओके? तो ये चीज बैंक हमेशा देखता है। और एज अ कंज्यूमर, ओके, आप लोग जब इंडिया में लोन लेते हो तो आपका सिविल चेक होता है। आई होप यू गाइस हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म सिविल,
सिविल स्कोर चेक होता है, राइट। तो अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, ओके, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर बहुत खराब है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई लगेगा। तो बैंक क्या कर रहा है, आपके प्रोफाइल को समराइज कर रहा है बाय लुकिंग एट योर सिविल स्कोर, ओके। दैट इज फॉर इंडिविजुअल, जैसे हम जैसे लोग। लेकिन अगर किसी कंपनी को देखना है तो हम उसका क्रेडिट रेटिंग देखेंगे। विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन सम टाइम, ओके। नाउ ये सिर्फ उसका ही रिपेमेंट, उसी का कंटिन्यूएशन है कि बैंकरप्सी रिस्क। तो हम ब्रॉड लेवल पे क्या बात करते हैं, सिर्फ लास्ट 2 लाइंस को भी रीड कर लीजिए, लास्ट 2 लाइंस को रीड कर लीजिए। Okay, now I'll give you one example of bankruptcy risk or default risk. Okay, तो जॉश करके एक बंदा है जिसने एक बॉन्ड खरीदा है, ध्यान देना, एबीसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है विद मैच्योरिटी टू 10 years फॉर दैट बॉन्ड, ओके। अब जब उसने बॉन्ड खरीदा होगा, ऑब्वियस बात है कि उसने कुछ डॉलर अमाउंट दिए, सपोज $1000 दिए हुए बॉन्ड खरीदने के लिए उस कंपनी को, और कंपनी ने उसको प्रॉमिस किया है कि वी विल पे यू इंटरेस्ट, okay, whatever that interest may be, 5%, 7%, 6%, okay, every year we will pay you that interest, or every semi annually we will pay you that interest. But the main point is this, कि जो $1000 लिया हुआ है ना, ये आपको मैं एक certain maturity पे 6 साल 10 साल के बाद I will repay you. I am doing that promise to you, okay. स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लॉजिक है। अब सपोज आफ्टर 3 years, okay, या फिर मेच्योरिटी के 3 साल पहले, यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, अगर एबीसी कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दिया, ये यूएस का टर्म है जो बैंकरप्सी फाइल हम लोग बोलते हैं ना, चैप्टर 11 बोलते हैं इसको यूएस में, लॉ के रेफरेंस में चैप्टर 11 फाइल कर दिया या फिर बैंकरप्सी फाइल कर दिया, उसका सिंपल मतलब ये है कि कंपनी जाके गवर्नमेंट को बोल रही है कि आई डू नॉट हैव एनी मनी, जिन से मैंने पैसे लिए थे वो लोग मुझे हेरेस करेंगे, तो आप मुझे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मेरी कंपनी को बंद कराओ, ओके। सो अब ये जो जॉश है, जो आपका एजेंट है, बेसिकली जो बंदा है, उसके तो पैसे वापस मिलने वाले हैं नहीं, राइट, उसका तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो वॉट एवर इंटरेस्ट अमाउंट, जो बचा हुआ इंटरेस्ट था, वॉट एवर प्रिंसिपल अमाउंट ही वाज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, हो गया, ओके। तो ये यहाँ पे क्लियर कट केस इज अ बैंकरप्सी। ये कंपनी हैज completely closed down, they do not have any money, okay। so ये क्लियर कट केस हो जाता है बैंकरप्सी का, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, okay। I'm taking a quick pause, can I get a quick confirmation from you guys कि आप लोग मेरे साथ में हैं यहाँ तक, सब लोगों को conceptually चीजें समझ में आ रही है? Yes sir. Post your queries or whatever it may be only on chat, okay। Yes. Perfect, chat पे डालिए, नो प्रॉब्लम, म्यूट रखिए अपने आप को और चैट पे डालिए, ओके। चलो, थैंक यू गाइस। नाउ ये आपका बैंकरप्सी रिस्क, ठीक है, इसके और भी है। अब हम लोग जब बैंकरप्सी या डिफॉल्ट बोलते हैं, ओके, तो उसके अंदर और भी डेफिनेशंस आते हैं, उसके और बाइफिकेशंस आते हैं, हम उसके ऊपर अभी जस्ट एंटर करेंगे। संजना, कमिंग टू योर क्वेरी, देखो एबीसी जो कंपनी थी, ओके, तो संजना का क्वेरी ये है कि अरे इसको क्या बाकी पैसे मिलेंगे नहीं, राइट, बाकी पैसे क्या कुछ भी नहीं मिलेंगे। सो एक्चुअली कैसा होता है कि बैंकरप्सी प्रोसीजर में जैसे आप एंटर करते हो, ओके, तो उसका एक पूरा लीगल प्रोसीडिंग होगा, उसमें देखा जाएगा कि कंपनी एबीसी के पास कितने असेट है, उसको बेचा जाएगा, देखा जाएगा कितना पैसा आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि अरे इसने जो बॉन्ड खरीदा था उसकी सीनियोरिटी क्या है, सीनियोरिटी अगर बहुत अच्छी है तो पहला पैसा इसको मिलेगा, अगर सीनियोरिटी खराब है, सबऑर्डिनेट डेट है या जूनियर डेट है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सीनियोरिटी में नीचे है, तो पहले पैसा किसी और को मिलेगा और बाद में बचा होगा तो आपको मिलेगा, ओके। तो अगर इसने सीनियर बॉन्ड लिया है तो पहला पैसा इसको मिलेगा, अगर इसने जूनियर बॉन्ड लिया है तो पहले किसी और को पेमेंट होगा और फिर बचा होगा तो इसको मिलेगा, तो इसका रिस्क हाई हो जाएगा, ओके। लेकिन जनरली कैसा होता है कि अगर इसने $1000 इन्वेस्ट किया है, ओके, $1000 इन्वेस्ट किया है, तो शायद इसको $300-400 मिलता है, ओके, रिकवरी मिलती है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, राइट। अब इसमें वेरिएशन भी है, लाइक हरियाणा इज आस्किंग कि इसमें कोई सिक्योर्ड बॉन्ड भी तो हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकली कुछ एग्जांपल नहीं दिया था सिक्योर्ड बॉन्ड का, बट सिक्योर्ड बॉन्ड अगर है तो उसका मतलब क्या है कि बॉन्ड के पीछे कोई एसेट होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी, कुछ ना कुछ होगा जिसको बेच के आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, तो सिक्योरिटी होती है,
राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ बोला नहीं था। अगर वो सिक्योर्ड बॉन्ड होता तो पहले वो प्रॉपर्टी बेची जाती या वो असेट बेचा जाता और आपको पैसा रिटर्न करते। ओके, so there are so many things, I know that there might be so many things related to it, but मैंने ट्राई किया कि एकदम सिंपल एग्जांपल दो। ओके, दिस वाज बैंक्रप्सी रिस्क का एकदम सिंपल एग्जांपल नाउ। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम लोग बैंक्रप्सी बोलते हैं ना, तो उसमें ये दो फर्स्ट दो जो है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली आपको दिखेगा कि ये बैंक्रप्सी रिस्क के अंदर का ही पार्ट है। ओके, और ये जो थर्ड आपको दिख रहा है डाउनग्रेड रिस्क, ये एक्चुअली बैंक्रप्सी रिस्क में नहीं आता, बट मैंने यहाँ पे डिस्कशन में डाला है उसको। डाउनग्रेड रिस्क हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे थोड़ा। ओके, सबसे पहला आता है सेटलमेंट रिस्क। ओके, सेटलमेंट रिस्क विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज जब आप कोई रिस्क मैनेजमेंट टीम में जा रहे हो और स्पेशली अगर आप क्रेडिट रिस्क रिलेटेड रोल्स में जा रहे हो, तो वहां पे इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको इसका लॉजिक क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेटलमेंट रिस्क। ओके, तो मैं पहले एक थोड़ा सा राइटअप आपको बता देता हूँ कि सेटलमेंट रिस्क होता क्या है। और आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे ये भी सुना होगा सेटलमेंट डेट। सुना है आप लोगों ने सेटलमेंट डेट कहीं पे? राइट, कोई सिक्योरिटी का सेटलमेंट डेट होता है, सेटलमेंट साइकिल फॉलो होता है। राइट, आप मार्केट में जाओगे तो T+2 सेटलमेंट ऑप्शन साइकिल फॉलो होता है। राइट, ऑप्शंस में भी होता है, फ्यूचर्स में भी होता है, स्टॉक मार्केट में, हर जगह। सी वो सेटलमेंट डेट का लॉजिक क्या है? सेटलमेंट डेट का लॉजिक ये है कि सपोज मैंने ये बोला है कि मैं खरीदने वाला हूँ आईटीसी का सिक्योरिटीज या आईटीसी के शेयर्स। ओके, तो बिटवीन दैट सेटलमेंट डेट्स मैं पेमेंट कर दूंगा और मेरे पास सिक्योरिटी आ जाएगी। राइट, जिस दिन आप ट्रेड करते हो उस दिन एक्चुअल पेमेंट और वो नहीं होता है, वो T+1 या T+2 के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। राइट, तो सेटलमेंट डेट इज बेसिकली टेलिंग यू कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया था, सेटलमेंट डेट इज द लास्ट डेट, उसके बाद दोनों के ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। ओके, जिसको जिसको पैसा देना था उसको वो पैसा दे देगा, जिसको पैसा मिलना था, ओके, जिसको सिक्योरिटी मिलनी थी वो सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो सेटलमेंट डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सेटलमेंट डेट का। सपोज जेपी मॉर्गन ने सिटी बैंक के साथ एक ट्रांजैक्शन किया, ओके, जिसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप का एक ट्रांजैक्शन हो, जिसमें दोनों ने डिसाइड किया कि वी विल मेक सम पेमेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ओके, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 15 इयर्स का है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट 15 इयर्स का है और एवरी 6 मंथ्स पे जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक मिल रहे हैं, वो लोग कुछ वैल्यूएशन कर रहे हैं और वैल्यूएशन के हिसाब से दे आर डिसाइडिंग कि कौन किसको पे करे। ओके, मेरे लिए वो मैं एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपको वैल्यूएशन कैसे हो रहा है वो बताओ, मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसका सेटलमेंट जो होगा वो होगा 15 साल के बाद। मतलब सेटलमेंट जब लास्ट दिन हो रहा है 15 ईयर के बाद जब हो रहा है, उसके बाद जेपी मॉर्गन का जो ऑब्लिगेशन था वो सारा खत्म, सिटी बैंक का सारा ऑब्लिगेशन खत्म, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन खत्म हो। राइट, अब यहाँ पे हम लोग सेटलमेंट रिस्क इसलिए देख रहे हैं कि सपोज आपने कुछ कमिट किया था कि मैं इस तारीख पे ये चीज करने वाला हूँ, ओके, और शायद आप उस तारीख पे वो नहीं फॉलो कर रहे हो। ओके, इसलिए यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो रीड दिस फर्स्ट पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज द सेटलमेंट रिस्क। Okay, one or more parties will fail to deliver on the terms of the contract. Okay, एकदम सिंपल चीजें भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हो सकती है। सिंपल चीज का मतलब है, सपोज मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं 15 अप्रैल को आऊंगा, ये पेन तुझे दूंगा, तू मुझे 100 रुपीज दे देना। 15 अप्रैल को जब मेरा फ्रेंड आया तो मैंने उसको बोला कि आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू दिस पेन बिकॉज मैंने शायद कुछ अलग ट्रांजेक्शन कर लिया। तो उसके लिए तो सेटलमेंट रिस्क हो गया। जिस दिन वो एक्चुअली सेटलमेंट करने गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने गया, उस दिन पे एक पार्टी भाग गया। ओके, वेरी सिंपल। ओके, तो इसको ब्रॉडर लेवल पे हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक देखो रेफरेंस दिया है, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मैं इसका एकदम अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा टाइमिंग डिफरेंस का, लेकिन पहले हम लोग पूरा सेटलमेंट रिस्क कंप्लीट करते हैं, फिर टाइमिंग रिस्क के एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, ये थियरी पार्ट है, थोड़ा रीड कर लीजिए। थियरी पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ब्रॉड लेवल पे वही है, बट एक रीड कर लीजिए। विल गो टू द एग्जांपल नाउ।
ओके अब एग्जांपल देखिए, सेटलमेंट में क्या हो रहा है कि अगेन जॉश ने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया था, ओके जिसमें हम डिलीवरी ले रहे हैं। डिलीवरी का मतलब है कि फिजिकल गुड्स हम देने वाले। वो कॉन्ट्रैक्ट किस पे था? व्हीट के ऊपर, ओके जिसके अंदर जॉश ने आज के दिन ही डिसाइड कर लिया था किसी एक सेलर के साथ कि आपसे मैं 1000 आउंस मतलब 1000 वो जो वेट है किलो उसका मैं व्हीट लूंगा, और उसका प्राइस भी डिसाइड कर रखा था कि हर एक किलो का प्राइस कितना है 175। ओके तो फार्मर के साथ उसने आगे का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब इसमें मैच्योरिटी होगा शायद 3 महीना 6 महीना, इट डजंट मैटर। ओके तो मैच्योरिटी पे हमने क्या डिसाइड कर दिया कि जॉर्ज जाएगा 175 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करेगा 100 किलो के लिए, और जो भी उसका फार्मर है वो उसको रिपे कर देगा। अब अगर फ्यूचर में ओके ऑन द सेटलमेंट डेट, ओके अब मैं आपको सिनारियो बता रहा हूँ, जो फार्मर है ठीक है वो देखता है कि रियल मार्केट में उसका प्राइस जो व्हीट का प्राइस है वो तो 250 है, तो वो सोच रहा है कि इसको दूं कि नहीं दूं 175 पे, बिकॉज मैं बाहर मार्केट में बेचूंगा तो बस ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। देयर कैन बी ए सिनेरियो कि जब हम लोग सेटलमेंट डेट पे पहुंच रहे हैं तो जो फार्मर है वो बोल रहा है कि आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू मनी, आई विल नॉट बी एबल टू सेल यू। सिमिलरली जॉर्ज भी ये बोल सकता है, ओके क्योंकि जॉर्ज कब बोलेगा? जब एक्चुअली में मार्केट में प्राइस ऑफ दैट व्हीट हैज गॉन डाउन। सपोज आज के दिन में सेटलमेंट डेट पे प्राइस इज 110, तो जॉर्ज क्या सोच रहा है कि अरे मैं इसको 175 क्यों पे करूं? तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो उसने एग्री किया था उससे वो भाग पीछे जा रहा है और मार्केट में जाके 110 पे खरीद रहा है। तो ये दोनों पार्टी के लिए हो सकता है रिस्क। ओके मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए। ओके तो यहाँ पे ये सेटलमेंट रिस्क हो रहा है जहां पे लास्ट दिन पे आपने अपना कुछ अपना फुलफिल कर दिया लेकिन सामने वाले से आपको कुछ नहीं मिल रहा। दैट इज अ प्योर सेटलमेंट रिस्क। ओके नाउ एक और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, उसको हम लोग हर्टस्टाट रिस्क बोलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हर्टस्टाट रिस्क? 1975 की बात है जहां पे आप गूगल भी करोगे तो आपको उसके बैंक के बारे में मिल जाएगा। डॉइच बैंक है, ओके जर्मन बैंक का 35th लार्जेस्ट बैंक था वो जर्मनी का। उसका बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोजर था। ओके यहाँ पे मैं एक रेफरेंस डाल देता हूँ जर्मन। उन्होंने बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोजर लेके रखा था और उन्होंने ओके कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, ओके कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था बहुत सारे यूएस बैंक्स के साथ, ओके जिसमें दे वर सपोज्ड टू पे डॉलर्स to those US banks, okay, and they were supposed to say pay I think so German Deutschmark pay करना था उस टाइम पे उनकी करेंसी पे करनी। ओके सो अब हुआ ये कि इन्होंने इतना एक्सपोजर लेके रखा था, इतना रिस्क बढ़ चुका था कि जर्मन रेगुलेटर्स ने कि रातों रात okay, इस बैंक के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। रिस्ट्रिक्शन डालने का मतलब जैसे अभी आपने एक रिस्ट्रिक्शन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर मोरेटोरियम आ गया कि आप सर्टेन चीजें नहीं कर सकते, वैसे उस बैंक के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ गया कि आप अपने बिजनेस को रोको बिकॉज ऑफ द रिस्क दैट यू आर फेसिंग। अब हुआ ये कि बहुत सारे जो जर्मन बैंक्स थे उन्होंने अपना पार्ट फुलफिल कर दिया था, उन्होंने अपना पे कर दिया और अपना पेमेंट कर दिया था, और बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस दे वर सपोज्ड टू गेट द मनी और डॉलर फ्रॉम द जर्मन बैंक्स इन नेक्स्ट मॉर्निंग। और रातों रात बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस रातों रात ये रिस्ट्रिक्शन आया और बहुत सारे जो यूएस बैंक्स वाले हैं ना, जो यूएस बैंक्स है ना, उनको लॉस हो गया बिकॉज उनको पैसा नहीं मिल पाया। ठीक है तो आप जब सेटलमेंट रिस्क भी डालोगे गूगल पे भी कभी तो आपको हर्टस्टाट रिस्क मिलता है। ओके तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल था जो हुआ है हिस्ट्री में। अब जब इंडस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मैं किसी को कुछ पे करूं और सामने से मुझे कुछ अमाउंट आने वाला है, वो नहीं आ पा रहा है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि अभी आज के डेट में जब आप बैंकिंग अपने बैंक अकाउंट भी खोलते हो तो उसमें आपको ये दिखता है आरटीजीएस। सुना है कभी आपने? किस किसने सुना है आरटीजीएस वर्ड? रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, राइट राइट। एक और एनईएफटी जो हम लोग बोलते हैं ना, राइट। लेकिन पहले क्या है? आरटीजीएस आया है। ये आरटीजीएस का बेसिक लॉजिक क्या है कि रियल टाइम, यू डोंट हैव टू वेट फॉर टुमारो
कि आप आज कुछ सपोज यूरो में पे कर रहे हो और आपको यूएस डॉलर में आज कल आएगा, जब आप रियल टाइम करते हो तो आप कभी भी उसको पेमेंट कर सकते हो, कभी पेमेंट कर सकते हो, कभी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो इंडस्ट्री वहां से इवॉल्व हुआ है जब उन्होंने वो क्रेडिट रिस्क देखा। ओके, सब लोग हैं मेरे साथ में? ठीक है, आई एम टेकिंग अ क्विक पॉज आंसरिंग द क्वेरीज। तो there were two people who had queries. एक second. Yes, settlement date in my example, the settlement date and the maturity date was same. नारायण वही था। और फॉरवर्ड रेट जो है, ठीक है, योगिन, आई एम आंसरिंग टू योर क्वेरी। देखो जॉश ने, मेरे एग्जांपल में जॉश ने जिस दिन अग्री किया, जॉश और वो फार्मर ने एग्री किया कि 175 रुपीज पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो फॉरवर्ड रेट बन गया, राइट। लेकिन जिस दिन हम सेटलमेंट डेट पे पहुंचे, उस दिन का भाव, उस दिन का जो स्पॉट प्राइस था वो अलग था। उससे आपको रिस्क हो सकता है कि शायद कोई एक पार्टी सोचे कि अरे स्पॉट प्राइस चेंज हो गया, मुझे बाहर ट्रांजैक्शन करने में फायदा होगा। ओके, सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरीज। In case if still there is a query, we'll take it at the end. Do not worry. मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूं अभी, प्री सेटलमेंट रिस्क। ओके, प्री सेटलमेंट रिस्क। अब ये प्री सेटलमेंट रिस्क जो है ना, जैसे आपने सेटलमेंट वर्ड सुना, सेटलमेंट क्या बोल रहा था कि लास्ट दिन पे कुछ हो रहा है। प्री सेटलमेंट का मतलब है पहले हो गया कुछ। ओके, बिफोर द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, उसके पहले ही। ओके, देखो देखो, रिजल्टिंग इन डिफॉल्ट बिफोर द सेटलमेंट डेट। Read this first point. Read the first point. बराबर, सेटलमेंट के पहले, राइट। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बॉन्ड का एग्जांपल देखा था कि एक्चुअली बॉन्ड में आप जो इन्वेस्टर था उसने 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया या 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और 3 साल के बाद ही कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया, तो वो एक्चुअली प्री सेटलमेंट रिस्क है, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। और हम लोग ब्रॉडर लेवल पे उसको डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही पार्टी को कुछ हो गया, पार्टी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, पार्टी डिफॉल्ट हो रहा है, राइट। अब इसका सबसे सिंपल और इजी एग्जांपल जो है ना, स्वैप में दिखता है। स्वैप, ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्जांपल है, स्वैप भी एक एग्जांपल है। ओके, नाउ अभी मैं पहले एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देके आपको एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सपोज मिस्टर एक्स है, ओके, उसने आज के दिन में एक बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके, बैंक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि बैंक जो है वो उसको, मिस्टर एक्स को डॉलर की जरूरत है। ओके, मिस्टर एक्स सोच रहा है कि आई विल पे INR एंड बैंक विल गिव मी डॉलर। ओके, इन्होंने रेट आज ही डिसाइड कर लिया। ओके, सपोज आज के दिन में दे डिसाइडेड 80 रुपीज का रेट, और उसके हिसाब से वो $1 के हिसाब से देगा। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया होगा कि आई नीड सपोज $1 लाख, बट मेरा जो रेट है ना वो 80 रुपीज के हिसाब से लगेगा। ओके, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब बीच में ही, ठीक है, अब अचानक अभी सब एक्स का अग्रीमेंट हो गया, सब हो गया। अब जो करेंसी का रेट है, INR और USD का रेट है, वो पहुंच गया 9500। सपोज 100 पहुंच गया, 100 रुपीज $1, ये मार्केट का रेट दिख रहा है आज के रेट में। ये कब हो रहा है? 3 महीने हो गए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, 4 महीने हो गए। अब मिस्टर एक्स इज वेरी हैप्पी, ही इज सेइंग कि भाई अच्छा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पहले, ठीक है, कि अभी मुझे तो $1 जो मिलने वाला है वो 80 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन बीच में ही, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही, बैंक जो था, जिस बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो डिफॉल्ट हो गया, मतलब बैंकक्रप्ट हो गया। अब मिस्टर एक्स, देखो यहाँ पे सेटलमेंट पे कुछ नहीं हो रहा है। सेटलमेंट पे कब रिस्क कब होता कि मिस्टर एक्स ने अपने INR दे दिए लेकिन सामने से डॉलर नहीं आया, वो सेटलमेंट रिस्क है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही आपका रिस्क खड़ा हो गया कि बैंक अभी बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब वैलिड ही नहीं ना, अब तो बैंक की ये खत्म हो गया। अब मिस्टर एक्स को अपना जो नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आज के दिन में जाके मार्केट में नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब वो आज नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको रेट ऑफ जो उसने 80 डिसाइड किया था वो थोड़ी मिलेगा अभी उसको, तो कोई अलग रेट मिलेगा, तो वहां पे उसको लॉस हो गया। अभी क्या आपको रियलाइज हो रहा है? बिकॉज मार्केट चेंज हो चुका है। दैट इज बेसिकली द लॉस दैट मिस्टर एक्स इज फेसिंग, दैट इज प्री सेटलमेंट रिस्क। तो मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश की इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये एग्जांपल सबको समझा? आर यू गाइज विद मी?
परफेक्ट, राइट। निलय, आपका जो क्वेरी था, पिछला एग्जांपल जो हमने दिया था वो प्री सेटलमेंट रिस्क था, बॉन्ड वाला। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सब लोग हैं मेरे साथ में, राइट? मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंसी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी INR और USD का एग्जांपल दिया, वहां पे ABC कंपनी डॉलर पे कर रही है किसी XYZ कंपनी को, और उसको मिल रहा है ये जापानीज येन। अब ये रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में होना ही होना है, ठीक है, ऐसा। अब ये हमेशा आपके साथ कोई कंपनीज नहीं होगी, एक बैंक होता है जनरल। ओके, सपोज आप लॉजिकली सोचो, महिंद्रा ग्रुप है जो जाके जापान में अपने महिंद्रा के ट्रैक्टर्स बेचे। ओके, अब उसको बहुत सारा जापानीज येन में पैसा आ रहा है। अब उसको क्या करना है, जापानीज येन को कन्वर्ट करना है INR में, ठीक है। अब उसको पता है कि 3 महीने के बाद इतना जापानीज येन आने वाला है, तो वो आज के दिन में ही किसी एक बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि मेरे पास इतना जापानीज येन आएगा आफ्टर 3 मंथ्स, तो मुझे ये रेट पे कन्वर्ट करके दे दे। दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सिमिलर थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। आप ऐसा सोच लीजिए कि आप एक ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो डॉलर और येन का हो रहा है। ओके, बट बिफोर सेटलमेंट कोई एक कंपनी XYZ कंपनी जो है ना वो डिफॉल्ट हो गई या बंद हो गई, तो अभी एक्चुअली क्या होगा कि ये जो ABC कंपनी है ना, इसको नए किसी पार्टी के साथ एंटर करना पड़ेगा, और उसने जो रेट डिसाइड किया होगा ना, वो रेट शायद उसको नहीं मिल रहा होगा, राइट। इसने शायद एक पर्टिकुलर करेंसी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आज मार्केट का कंडीशन चेंज हो गया है, तो अब उसको नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। दैट रेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट उसने पहले किया था, तो वहां पे उसको लॉस हो सकता है। रीड दिस एंटायर ब्लॉक, जो मैंने हाईलाइट किया उसको रीड करो। सिंपल, राइट। सेटलमेंट रिस्क में इशू क्या था कि मैंने कुछ दे दिया, वो तो गया, और मुझे मिलना था वो भी नहीं आया। प्री सेटलमेंट में क्या होता है, आपको फिर से एक नए कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा, उससे आपका कॉस्ट बढ़ सकता है, राइट। तो वो आपका प्री सेटलमेंट रिस्क हो गया, ठीक है। आई एम मूविंग टुवर्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ रिस्क। ओके, हमने सेटलमेंट रिस्क देखा, प्री सेटलमेंट रिस्क देखा। ओके, अब बहुत जगह पे डाउनग्रेड रिस्क भी आता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट रिस्क में नहीं आता है, बट डाउनग्रेड रिस्क प्राइमरली कैसा है ना कि सपोज आपने किसी को पैसा दिया, ओके, उसका एक सर्टेन लेवल ऑफ रेटिंग था। व्हाट वाज रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग। ओके, अब आफ्टर सर्टेन टाइम, ओके, वो रेटिंग एक्चुअली गिर गया फॉर एग्जांपल, राइट, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने $1000 किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, $1000 मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, सपोज मैंने बॉन्ड खरीदा फॉर एग्जांपल, ओके। अब मैंने जब बॉन्ड खरीदा तो मैंने सोचा कि इस कंपनी का रेटिंग इज AAA या सपोज AA, इसका रेटिंग इज AA फॉर एग्जांपल, राइट। अब आफ्टर सम टाइम, देखिए शायद 10 साल का मैंने बॉन्ड खरीदा था, आफ्टर 2 years 1 year, ओके, मैंने ये रियलाइज किया कि उस कंपनी का देखो रेटिंग AA+ से BBB+ पे हो गया, मतलब रेटिंग गिरा। देखो कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई है, लेकिन रेटिंग गिरने से नाउ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हैज इंक्रीज, इस चांसेस ऑफ डिफॉल्ट हैज इंक्रीज। तो ये देखो, ये रेटिंग एजेंसी है फिच रेटिंग, जिसने पहले उसको AA+ दिया था, ना उसका रेटिंग BBB+ हो गया है, ये रेटिंग में गिर चुका है। तो रेटिंग स्टार्ट होता है AAA, AA, सिंगल ए, BBB, तो नीचे गिर के BBB पे आ चुका है। तो उससे हुआ क्या है कि उसका क्रेडिट वर्दीनेस गिर गया। व्हाट इज क्रेडिट वर्दीनेस? क्रेडिट वर्दीनेस का सिंपल मतलब ये है कि अभी जो मुझे पैसा वापस मिलने के मेरे चांसेस थे ना, वो कम हो गए, राइट। दैट इज बिकॉज ऑफ द रेटिंग being decreased. Read this last point. Read the last point to get some clarity. सिंपल, एकदम इजी लॉजिक। अच्छा, नाउ कमिंग टू योर क्वेरी योगिन, कि अगर दो रेटिंग एजेंसीज ने दिया है, ठीक है। देखो हमेशा जनरली क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी होगी तो उसको बहुत सारे लोगों ने रेट किया रहेगा, मतलब S&P ने भी रेट किया होगा, फिच ने भी रेट किया होगा, ओके, किसी और कंपनी मूडीज ने भी रेटिंग दी होगी। बट अगर कंपनी की हालत खराब हो रही तो सब जगह पे रेटिंग गिरेगा उसको,
यहाँ पे डबल बी से नीचे गिरा है, किसी और जगह पे ट्रिपल ए से नीचे गिरा होगा, वॉट एवर दैट रेटिंग डिफरेंस इट माइट बी, बट डाउनग्रेड हो रहा है, रेटिंग नीचे आ रहा है, वो हमारे लिए ओके योगिन, राइट। अब एज अ कंपनी ओके, एज अ बैंक, जब आप क्रेडिट रिस्क को देखते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। ये आपको एफआरएम एग्जाम में भी आएगा, ये आपको बैंक के इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा कि सबसे पहला टर्म व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज, कि जब मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, ओके सपोज विजय माल्या को लोन देता हूँ, तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये बंदा डिफॉल्ट हो जाएगा, ओके मतलब व्हाट इज द लाइक्लीहुड कि इसका पैसा वापस नहीं आएगा। तो वो बैंक कैलकुलेट करता है बाय लुकिंग एट द क्रेडिट रेटिंग। सपोज वो कंपनी है तो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से कैलकुलेट करता है। अगर इंडिविजुअल है तो उसका सिबिल स्कोर देखा जाएगा, उनके पास बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स होंगे जिसके थ्रू दे ट्राई टू आइडेंटिफाई, ओके दैट इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। एक और इसमें है देखो, लॉस सीवियरिटी। लॉस सीवियरिटी, अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो मेरा कितना लॉस हुआ, शायद डिफॉल्ट हुआ तो 70% लॉस होगा, लेकिन 30% रिकवरी आ जाएगी, ओके उसकी प्रॉपर्टी या कुछ बेचेंगे तो हमको 30% तो मिल जाएगा, लेकिन 70% लॉस हो जाएगा, ओके तो 30% क्या है, मेरी रिकवरी है, ओके और लॉस सीवियरिटी कितना है, 70%। तो लॉस सीवियरिटी और रिकवरी दोनों साथ हैंड इन हैंड जाते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, रिकवरी रेट इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस सीवियरिटी का लॉजिक, ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट फॉर योर इंटरव्यूज ऑल्सो, ओके। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, ठीक है। मैं इसका एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने होम लोन लिया है 1 करोड़ रुपए का, ओके और 3 साल 4 साल तक मैंने अराउंड 25 लाख रीपे कर दिए, ओके तो आज के दिन में मैंने ऑलरेडी 25 लाख रीपे कर दिए, तो बैंक के लिए एक्सपोजर इज ओनली दैट 75 लाख, इट इज नॉट 1 करोड़, बिकॉज बैंक ने ऑलरेडी कुछ पैसा रिसीव कर लिया है मेरे से, ठीक है। इसके अंदर कोलैटरल भी आता है। आप बैंक में जाओगे, फॉर एग्जांपल एसबीआई में जाओगे, कोई लोन लोगे तो एसबीआई पूछता है ना आपको कि कुछ कोलैटरल दोगे, घर गोल्ड कुछ तो, राइट, वो कोलैटरल भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, पर्सनल लोन लिया और मैंने एक प्रॉपर्टी अटैच कर दी उसके साथ में जिसका वैल्यू वाज 70 लाख और से फॉर एग्जांपल 80 लाख, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो बैंक के लिए 80 लाख का कोई रिस्क नहीं, बिकॉज वो प्रॉपर्टी को बेच के 80 लाख मिल जाएगा, बचा हुआ जो 20 लाख है ना वही उसका एक्सपोजर है, राइट। तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, इसको हम लोग एक्सपोजर अमाउंट भी बोलते हैं, ईए। बहुत जगह पे आपको दिखेगा ये एक्सपोजर अमाउंट, ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोन के मामले में देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज जब बैंक लोन देता है तो मैक्सिमम अमाउंट है उसको पता होता है कि इतना मेरा लॉस हो सकता है, 1 करोड़ रुपीज, 10,000 रुपीज, वॉट एवर इट मीन, राइट। हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी तक कवर नहीं की है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कृतिका, दैट्स द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, कि जो भी कोलैटरल दिया है अब हो सकता है कि उस कोलैटरल की वैल्यू भी ऊपर नीचे हो, तो बैंक को क्या करना पड़ता है, उस कोलैटरल को भी वैल्यू करना टाइम टू टाइम, राइट। अब मैंने आपको कुछ मशीनरी दे दी, मैंने आपको कुछ असेट दे दिया, उसका वैल्यू अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, राइट, तो आपका एक्सपोजर अमाउंट भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा बैंक का, दैट इज करेक्ट, राइट। तो बैंक क्या करता है, जब कोलैटरल लेता है तो वो ऐसे ही कोलैटरल लेने की कोशिश करेगा जिसका वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, ओके पक्का। अब बैंक ये सब आपसे क्यों मांग रहा है, क्यों ले रहा है, क्यों कैलकुलेट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, लॉस सीवियरिटी, ये तीनों चीज इसलिए ले रहा है बिकॉज बैंक को कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड लॉस, ओके। नाउ व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेड लॉस, बैंक क्या सोचता है कभी भी किसी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करा है, जब सिंपल एग्जांपल वुड बी लोन, ओके बैंक जब किसी को लोन दे रहा है तो वो ये सोच रहा है बैंक कि इसको मैंने लोन तो दे दिया, ऑन एन एवरेज मुझे कितना लॉस हो सकता है, एवरेज लॉस कितना हो सकता है, राइट। उसके लिए मैं ये देखूंगा कि अरे इस पर्सन की डिफॉल्ट होने के चांस कितने हैं, तो वो आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दैट विल बी फॉर अ परसेंटेज, ओके। फिर मैं ये देखूंगा अरे मैंने इसको लोन कितना दिया हुआ है, ओके तो ये लोन एक्सपोजर एट डिफॉल्ट जो है ना ये जनरली डॉलर में होता है, ओके और ये आ गया लॉस सीवियरिटी, ये जनरली परसेंटेज में होता है, लॉस सीवियरिटी, ओके। लॉस सीवियरिटी मतलब अगर डिफॉल्ट हुआ तो कितना लॉस होगा, दिस वाज 1 माइनस रिकवरी ना,
वन माइनस रिकवरी था, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेक्टिव एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सपोज आपने विजय माल्या को लोन दिया, ओके, जब उसका बहुत अच्छा नाम था, सब सही चल रहा था, देयर वाज नो प्रॉब्लम, ओके। सपोज तब आपने सोचा कि देयर इज ओनली 5% चांस वो बंदा डूबेगा, ओके, और उसने सपोज 5 करोड़ का आपसे लोन लिया हुआ है, एकदम सिंपल नंबर है, ओके। और आपने ये भी सोचा जब उसको लोन दे रहे तब ये कैलकुलेशन हो रहा है कि अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो मेरा 40% लॉस हो सकता है, okay? अब आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर वट एवर इट मे बी, ओके, जैसे आपको खबर मिल रही है कि विजय माल्या की हालत खराब हो रही है, कि उसकी कंपनी की हालत खराब हो रही है, तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऊपर जाएगा, राइट, आपका ये लॉस सीवियरिटी भी ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बैंक का एक्सपेक्टेड लॉस भी ऊपर जा रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर लोन। ऑन एन एवरेज उसको लग रहा था ना कि इतना लॉस होगा, वो बढ़ गया। आपको रियलाइज हो रहा है जैसे जैसे कंफर्मेशन आते जा रहा है चीजों का, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आते जा रही है, वैसे वैसे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस सिवियरिटी चेंज होते जाएगा, एंड वैसे वैसे आपका एक्सपेक्टेड लॉस भी चेंज होते जाएगा। तो बैंक क्या करता है, ओके, बैंक ये ट्राई करता है कि ये जो एक्सपेक्टेड लॉस है ना, मैं पूरे अपने लोन पोर्टफोलियो पे कैलकुलेट करूं। इसका मतलब क्या है कि सपोज एसबीआई ने पर्सनल लोन इशू किया है पूरे इंडिया में 5 लाख लोगों को, ओके, तो 5 लाख के पूरे पोर्टफोलियो पे वो एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करता है। इंडिविजुअल तो करता ही है, बट पूरे पोर्टफोलियो पे भी करता है, राइट। सब लोग हैं साथ में, यहां तक एक्सपेक्टेड लॉस सब लोग क्लियर है ना? कमिंग टू द क्वेरी, मधुसूदन सर, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और लॉस गिवन डिफॉल्ट जनरली पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब जब पीडी बढ़ता है तो लॉस गिवन डिफॉल्ट भी जनरली बढ़ता है। तो वो आपका आंसर हो गया सर। भव्या, देखो अगर आपका रिस्क की प्रोफाइल है तो बैंक आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन आजकल बैंक्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू गिव यू लोन बट एट अ वेरी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोन देंगे जरूर लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सब लोग हैं साथ में? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरीज वेरेवर पॉसिबल। किसी का कुछ क्वेरी रहेगा तो ट्राई टू पोस्ट इट। मैं यहाँ पे अभी पॉज ले रहा हूँ, okay, so we have kind of completed this session. The idea of this session was to give you a background about credit risk, how a bank thinks, okay, because कल जाके आप रिस्क मैनेजर्स बनेंगे, बड़े बड़े कंपनीज में रिस्क प्रोफाइल मैनेज करेंगे, आप शायद क्रेडिट मैनेज करो, मार्केट मैनेज करो, ऑप्स रिस्क मैनेज करो, ओके। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो होनी चाहिए कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, ओके, इसलिए ये सेशन था। हम लोग आगे भी ऐसे सेशन करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके। नाउ फॉर द न्यू स्टूडेंट जिन लोग फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं, उनके लिए बेसिकली वी एट फिनटेलिजेंट ऑफर यू FRM CFX ट्रेनिंग्स। राइट नाउ क्लासरूम सेशंस आर क्लोज, तो हम लोग ऑनलाइन सेशंस ही ले रहे हैं, ओके। तो CFA FRM दोनों के लिए ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट हैं। हम लोग अलग से टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टूडेंट्स, ओके। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं विच इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड लॉस, जो मैं एक्चुअली मिस कर गया स्टार्टिंग में कवर करने के लिए। सपोज आपके पास आपका पीडी इज $1 मिलियन, सॉरी 1%, और आपका एक्सपोजर इज $25 मिलियन, ओके। $25 मिलियन का आपका एक्सपोजर है, किसी को लोन दिया था, ओके। सपोज $100 मिलियन का इनिशियल लोन दिया था, लेकिन अभी सिर्फ $25 मिलियन ही बचा हुआ है, ओके, और लॉस सिवियरिटी 50%। तो आप क्या करोगे जब एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करोगे? आज का इंफॉर्मेशन लोगे, अच्छा आज का एक्सपेक्टेड लॉस में आज क्या लग रहा है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है? अरे 1% है। कितना अमाउंट पेंडिंग है? अरे 25 मिलियन पेंडिंग है। फाइनली लॉस सिवियरिटी 50%। आप कैलकुलेट करोगे और वो आंसर आ रहा है $1,25,000 का ऑन एन एवरेज लॉस होगा, ओके। तो बैंक जनरली क्या करता है, ये जो एक्सपेक्टेड लॉस है ना, इसको ट्राई करता है कस्टमर से प्रोसेसिंग फी, या ये जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, प्रोसेसिंग फी हो गया, कोई कमीशन हो गया, उसके थ्रू पहले ही कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि $100 मिलियन का लोन दे रहा हूं आपको, तो इतना तो प्रोसेसिंग फी ले ही सकता हूं, राइट। सो दैट कल उठ के अगर लॉस हो तो मैं पहले से ही कवर कर चुका हूं एज अ बैंक, ओके। एनी क्वेरीज? शिवम, लॉस सीवियरिटी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसके लिए मॉडल्स बनाए जाते हैं प्रॉपर। तो लेवल 2 में आपको उन मॉडल्स का एक इंट्रोडक्शन मिलेगा। रियलिटी में आपको फॉर FRM स्टूडेंट्स इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप वो मॉडल पे कुछ
डिटेल अंडरस्टैंडिंग लो, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे मॉडल्स यूज होते हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए भी अलग मॉडल यूज करोगे, लॉस सिवियरिटी कैलकुलेट करने के लिए भी अलग मॉडल यूज करोगे। एनी क्वेरीज? बोल सकते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए।